नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब किसी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने पहले से अपनी रणनीति बना ली हो और उस रणनीति पर अमल करने का काम भी शुरू कर रही हो। तो कांग्रेस के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर उसके लिहाज से ये भी है कि उसने इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो किसी की बी पार्टी बनकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और एक बड़ी पार्टी होने के नाते अपना क्लेम करना चाहती है। तो इससे उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो रहा है, उसके नेताओं में जोश पैदा हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये भी स्पष्ट कर रही है कि इस चुनाव में उसका नेता कौन होगा। जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कन्हैया कुमार, जिन्हें आप युवा तुर्क कह सकते हैं, यंग ब्रिगेड के नेता कह सकते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, समझ साफ सुथरी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बिहार के हैं, तो उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है लीड करने के लिए कांग्रेस पार्टी को। और वो वहाँ पर एक पदयात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं चुनाव के पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतने से काम हो जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी, उसका हाईकमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समझ पा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है पिछले 2.5 दशकों में, बल्कि 3 दशक कह लीजिए, उसके पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता की दावेदार हुआ करती थी, उसका अच्छा खासा वोट बैंक हुआ करता था और गिरते 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 अब वो दहाई के नीचे पहुंच चुका है। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार का पोस्टमार्टम पहले करे, ये समझने की कोशिश करे कि उसका जनाधार पहले क्या था, अब क्या है, और इस बीच में जो उसका जनाधार खिसका है वो कौन लोग हैं, किन जातियों से संबंधित हैं, किन सामाजिक समूहों से संबंधित हैं जो छिटक गए हैं और जिनको उसे वापस लाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत बिहार में पड़ेगी। बिहार का चूँकि चुनावी मिजाज थोड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा वहाँ जातियों पर जोर दिया जाता है, जातियों के गठजोड़ पर जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं होता या किसी दूसरे राज्य में राजनीतिक दलों को इस तरह से नहीं सोचना पड़ता, लेकिन जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ये एक बहुत ही ऑब्वियस किस्म का सवाल होता है कि किसके पास किन जातियों का समर्थन है, वो जातियां कितनी ताकतवर हैं, उनकी संख्या क्या है, वो किस तरह से वोटर्स का मोबिलाइजेशन कर सकती हैं, और उसके आधार पर फिर तय होता है कि उसके चुनाव परिणाम उसके हक में किस हद तक जा सकते हैं। मसलन अगर आप लालू यादव को ले लें, राष्ट्रीय जनता दल को ले लें, तो उनका MY समीकरण माना जाता है कि वो उतना वोट बैंक जो है उनका बहुत ही पक्का है यादव और मुसलमानों का। इसके अलावा उन्हें थोड़ा बहुत वोट राजपूतों का भी मिल जाता है, हालांकि अब उसमें भी क्षरण हुआ है। ये जो पूरा हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है उसकी वजह से, तो वो वोट बैंक उनके पास है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कुर्मी कोयरी जो हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करते हैं और मुसलमानों का भी एक हिस्सा उनको वोट करता है। मुसलमानों का भी, अति पिछड़ा का भी और अति दलितों का भी एक हिस्सा वोट करता है। चिराग पासवान को लें, वो पूरी तरह से दलित वोट बैंक के ठेकेदार माने जाते हैं, उनको दलित नेता माना जाता है और ये माना जाता है कि वो जिसके साथ जाएंगे दलित वोट भी उनके साथ चला जाएगा।
और इसीलिए बीजेपी उनको अपने साथ रखने की कोशिश हमेशा करती है, उन्हें छिटकने नहीं देती है, उन्हें जोड़ कर रखती है ताकि दलित वोट उनके नाम पर उसे भी मिल जाए। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी मुख्य रूप से अपर कास्ट की पार्टी है बिहार में। जो ऊंची जातियाँ कही जाती हैं, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय भी एक हद तक, लेकिन बीजेपी ने थोड़ी सी पैठ पिछड़ों और अति पिछड़ों में भी बना ली है और इस वजह से उसका वोट बैंक भी ठीक ठाक होता है। प्रदेश में वो नंबर 2 की पार्टी है, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी खिसक चुकी है। तो ये वोट बैंक है। और फिर छोटे छोटे और ग्रुप्स हैं, जीतन मांझी की पार्टी है, उसको दलितों का कुछ वोट मिल जाता है। आप ले लें जो नाभिक केवट जाति के वोट हैं, वो एक पक्ष में चले जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ और पार्टियां, दल, नेता हैं जिनके अपने छोटे छोटे वोट बैंक हैं। एक वोट बैंक लेफ्ट पार्टीज़ का भी है, जिसमें मोटे तौर पर निचली जातियां हैं, दलित हैं, गरीब हैं और कुछ अपर कास्ट का भी उसमें वोट जाता है। जो पढ़े लिखे समझदार अपर कास्ट हैं, जो हिंदुत्व की आंधी में नहीं बहे हैं, उनका भी एक हिस्सा उनको मिलता है। अल्पसंख्यकों का तो मिलता ही है। तो ये एक तरह से वहाँ का वोटों का गणित है, जिसके हिसाब से सोचना पड़ेगा अब कांग्रेस को कि उसका वोट बैंक कौन है, उसको कौन वोट देगा। सिर्फ इससे तो नहीं हो जाएगा कि कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी एक अपील है, एक अच्छे वक्ता हैं, क्या इससे बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। कन्हैया कुमार, ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद अपर कास्ट से हैं। कन्हैया कुमार का अपर कास्ट होना एक कांग्रेस की लिमिटेशन भी फिक्स करता है, क्योंकि नेतृत्व अपर कास्ट का है, इसलिए वो अपर कास्ट के वोट्स को ज़्यादा आकर्षित करने की क्षमता नहीं है उनमें, क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ चिपका हुआ है। और चूंकि वो अपर कास्ट के हैं, इसलिए जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, वो शायद उनकी तरफ उतना आकर्षित ना हो। बोलने की कला होना, मंत्रमुग्ध कर देना, भीड़ जुटा लेना, ये एक अलग बात है, लेकिन उसको वोटों में ट्रांसलेट करना एक दूसरी बात है। और उसमें कन्हैया कुमार किस हद तक कामयाब होंगे, ये सवालों के घेरे में है। यही लिमिटेशन प्रशांत किशोर के साथ भी है। प्रशांत किशोर भी अपना एक वोट बैंक बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने भी बिहार में लंबे दीर्घकालिक यात्रा की, अपना वोट बैंक ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने अपर कास्ट के हैं वो, तो अपर कास्ट में कुछ उनको मिल जाए। उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को तोड़ा जाए, उन्होंने पिछड़ों को और दलितों को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई बात बन नहीं रही है प्रशांत किशोर की, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित है और ये बहुत मायने रखता है कि आप किस जाति के नेता हैं। तो कन्हैया कुमार की ये एक बड़ी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जिन अल्लाह को बिहार का चार्ज दिया गया है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, वो भी ब्राह्मण है। और तीसरी बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो भी ब्राह्मण हैं, वो अपर कास्ट, माफ़ कीजिएगा, राजपूत हैं। तो आप देखिए कि सारे अपर कास्ट नेतृत्व है कांग्रेस का बिहार में, और उससे जाहिर है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक पहले होता था, अपर कास्ट तो होता ही था। बेसिकली कांग्रेस अपर कास्ट की पार्टी ही मानी जाती थी ज़्यादातर। मुसलमानों का वोट मिल जाता था, एक हद तक दलितों का भी वोट मिल जाता था, शुरुआत में पिछड़ों का भी वोट मिलता ही था। लेकिन जब से मंडल और मंदिर की राजनीति शुरू हुई, तो एक तरफ जो मंडल वाली जातियां थीं वो उसके खिसक गईं, फिर जो मंदिर की राजनीति आई कमंडल की, उससे जो अपर कास्ट था वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा वोट बैंक है नहीं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ के राजनीति करके
दलितों को आकर्षित किया है, लेकिन बिहार में वो चिराग पासवान को छोड़कर कांग्रेस के पास आएंगे, ये अभी टेस्ट होना बाकी है। तो एक तो ये है, मुसलमानों का वोट बैंक ठीक है, जहां वो लड़ेगी वो उसको मिलेंगे वोट। जो अल्पसंख्यकों के वोट है या तो आरजेडी को मिलेंगे या इनको मिलेंगे। लेकिन बिहार में पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार ने जो राजनीति की है, जो एक तरह का नया वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश की है, और वो है महादलित, महापिछड़ा और पसमानदा। यानी पिछड़ों में अति पिछड़े, दलितों में अति दलित और मुसलमानों में भी जो पिछड़े समुदाय हैं जिन्हें पसमानदा कहा जाता है, उनको लेकर एक गोलबंदी करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की है, और उसमें वो एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। अति पिछड़ा भी उनके साथ जुड़ा है और अति दलित का एक तबका जुड़ा है, और मुसलमानों का भी एक तबका उनके साथ रहता है। अब अगर कांग्रेस को बिहार में अपनी चुनावी बिसात बिछानी है और उसे इन वर्गों का विश्वास हासिल करना है, तो जाहिर है कि उसे अपने को इन वर्गों की पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब इन वर्गों के लोगों को आप नेतृत्व में और पार्टी के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो भी प्रचार चलेगा उसमें उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाएं। यानी अभी से ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ठीक है, कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं, लेकिन बाकी पोस्ट पर कौन है, बाकी इलाकों में कितने आप दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, इन वर्गों के, इन जातियों के नेताओं को खड़ा कर रहे हैं। आपकी टीम क्या है? टीम लीडर तो एक बात है, लेकिन पूरी टीम किन जातियों और समुदायों से के नेताओं से मिलकर बनी है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के पास अगर मुस्लिम लीडर्स देखें तो वो ज़्यादातर मुसलमानों के अपर कास्ट के लीडर हैं, उनमें पसमानदा कोई भी नहीं है। इसी तरह से दलितों का कोई चेहरा ही कांग्रेस के पास अब नहीं बचा है बिहार में। पिछड़ों का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है, अति पिछड़ों का नहीं दिख रहा है। ऐसी सूरत में कोई भी मतदाता वर्ग कांग्रेस की तरफ आकर्षित क्यों होगा? राहुल गांधी की अपील है, ठीक है, लोकसभा चुनाव होंगे, उस समय हो सकता है कि उस राष्ट्रीय छवि के कारण उनको उसका फ़ायदा मिल जाए। लेकिन जहां विधानसभा स्तर के चुनाव हो रहे हैं वहां राहुल गांधी की छवि उतना काम नहीं आएगी, और ना ही वो एजेंडा जो लेकर उस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वो चल रहे हैं उसका उतना असर होगा जब तक कि वो पार्टी के संगठन में, पार्टी के नेतृत्व में ये तमाम चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। और एक उनके पास पूरा एक एजेंडा भी होना चाहिए कि वो इन वर्गों के लिए क्या करने जा रहे हैं, और ये अभी से शुरू करना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, वो वर्ग है महिलाओं का। हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव महिलाओं को खुश करके चुनाव जीत रही है बीजेपी और उसके सहयोगी दल, बल्कि इंडिया के घटक दल भी महिलाओं के वोट बैंक के बूते पर सरकारें बना रहे हैं। हमने अभी हाल में देखा झारखंड में कैसे सरकार बनी, उसके पहले ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के वोट बैंक के बूते अपनी सरकार बनाई, उनको और भी थी लेकिन उसका फ़ायदा उनको मिला। बीजेपी ने तो हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सभी जगह ये कार्ड खेला, पहले मध्य प्रदेश में भी खेला और उसको लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस के पास ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी है जिसमें महिलाओं को भी वो अपने से जोड़ सके? ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है अगर, तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अब अगले जो 5-6 महीने की राजनीति होने वाली है उसमें नीतीश सरकार और एनडीए जाहिर है कि जैसे दूसरे राज्यों में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, सीधे कैश ट्रांसफ़र की कि 2000, 2100, 2500, 1500 रुपये हम डायरेक्ट आपको देंगे महिलाओं को, वो अब आएंगी। उस तरह की योजनाएं अब धड़ल्ले से आनी शुरू होंगी जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा।
उससे कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी, उसके पास उससे बेहतर देने के लिए मतदाताओं को है क्या। तो ये तमाम सामाजिक वर्ग को जोड़ना, इन सबको अपने संगठन में, नेतृत्व में जगह देना और एक एजेंडा इनके लिए जिसको लेकर चुनाव में आप जा रहे हैं वो सामने होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। लेकिन दूसरी चुनौती भी है। दूसरी चुनौती ये है कि अगर वो अपने आप को ए टीम की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी तो उसमें हो सकता है इंडिया गठबंधन में टकराव शुरू हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव का कद बहुत बड़ा है, वो सफलता दिलवा चुके हैं, अच्छी खासी उनकी लोकप्रियता है बिहार में। तो कहीं ये तेजस्वी बनाम कन्हैया ना होने पाए, ये ध्यान रखने की बात है। कन्हैया तेजस्वी के साथ हो सकते हैं, तेजस्वी के मुकाबले नहीं हो सकते हैं। उनसे मुकाबला करने जाएंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और गठबंधन का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंट 6-7% है और आरजेडी का 25% के आसपास जाता है, 26% के आसपास जाता है। तो इतने मतों का अंतर है। फिर ये भी देखना चाहिए कि पिछले चुनाव में जिद करके कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें ले ली थी और जीती बहुत कम, उसका स्ट्राइक रेट बहुत बहुत ख़राब था। और अगर उस समय महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी तो इसकी एक बड़ी वजह, इसका बड़ा दोष कांग्रेस को दिया जाता है कि अगर उन सीटों में से कुछ सीटें आरजेडी ने लड़ी होती तो जो 10-15 सीटों की कमी रह गई थी वो न होती और उनकी सरकार बन गई होती। इस बार अगर ये महत्वाकांक्षा फिर कांग्रेस ने पाली तो गठबंधन में झगड़े भी होंगे और फिर वही गलती दोहराई जाएगी। तो इन 6 महीनों में तो पार्टी का कायाकल्प हो नहीं सकता। उसे तय करना पड़ेगा कि कितनी सीटों को वो जीतने की स्थिति में है और उतनी सीटें मांगे और उतनी सीटों पर चुनाव लड़े। ठीक है कि पार्टी को रिवाइव करना है, कांग्रेस को हर स्टेट में रिवाइव करना है, उसको पूरा जोर लगाना है, पूरी ताकत लगानी है, अपने संगठन को दुरुस्त करना है, अपने नेतृत्व को एक पहचान देनी है। ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन बिहार का जो चुनावी मैदान है वो दूसरे तरह का है। वहाँ गठबंधन की राजनीति है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन या आप चाहें तो इंडिया कह लें वो है। और इंडिया और एनडीए का मुकाबला हो रहा है। यहाँ कांग्रेस अकेले किसी का मुकाबला करने नहीं जा रही है, ना ही करने की स्थिति में है। तो उसे बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा कि गठबंधन के अंदर किसी तरह के मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो और मिलकर चुनाव लड़ें। ये कांग्रेस नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ पूरी तालमेल रखें और अभी से इस तरह से तैयारी करें कि आगे चलकर कोई टकराव ना हो, सीटों को लेकर मारामारी ना हो और एक खराब मैसेज न जाए। और जो ताकतवर है, जो चुनाव जीत सकता है, उन्हें ज़्यादा सीटें लड़ने को दी जाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अब और खुलेंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व भी इन चीज़ों को समझता होगा, इस पर काम कर रहा होगा। लेकिन वो काम कब करेगा, क्योंकि अब तो वक्त ख़त्म हो रहा है। अब बहुत सीमित वक्त है। 5-6 महीने में आपको अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा करना है, अपने जनाधार को मजबूत करना है। देखना है कि कांग्रेस नेतृत्व इसमें कितना कामयाब होता है और कन्हैया कुमार पार्टी की नैया पार भी लगा पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।